Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of August 2021. तो 10 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो जस्ट आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जा करके टेम्स IAS हैंडल को सर्च कर लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैनल? टेम्स आई एस के नाम से आप जाके सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू IPCC असेसमेंट रिपोर्ट। तो IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट लेड टू द सेटिंग अप ऑफ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट वॉज द बेसिस फॉर द क्योटो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट विच केम आउट इन 2014 गाइडेड द पेरिस एग्रीमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज। अब मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स क्यों ब्लूम करते हैं नाइट टाइम में? आपसे ऑप्शंस है द डेजर्ट इंसेक्ट्स ईट अवे फ्लावर ड्यूरिंग द डे, देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय वेरी लो टेम्परेचर, द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, they are sensitive to the phases of moon. This is question number 2. Question number 3 is consider the following statements. Statement 1 is saying that the chief election commissioner and the 2 election commissioners draw salaries and allowances at par with those of the judges of the Supreme Court of India. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही assumes his office. Third statement is saying that the Cabinet Committee on Political Affairs allocates the business amongst the Chief Election Commissioner and their election commissioners. आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें। ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 and 3, C 1 and 2, या D 1 and 3. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आप प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करिएगा अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस के। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है IPCC हैज़ अलर्टेड अ रेड सिग्नल फॉर द इंडियन ओशियन रीजन इन द कमिंग डिकेड्स। जो IPCC ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि 6th AR निकाली है उसमें रेड सिग्नल दिए हैं फॉर इंडियन ओशियन रीजन इन द कमिंग डिकेड्स। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द फर्दर वर्सनिंग ऑफ द क्लाइमेट नाउ। अब क्या किया जा सकता है या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि ये जो रेड सिग्नल शोकेस किया गया है बाय द IPCC फॉर द इंडियन ओशन रीजन कि इसको प्रिवेंट किया जा सके, या फर्दर जो क्लाइमेट चेंजेस को और किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन आपका सिंपल वही पूछ रहा है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए या क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से फर्दर वर्सनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज को रोकी जा सकती है ना। एंड यू पीपल आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। कल भी मैं देख रहा था तो काफ़ी लोगों ने अपने आंसर्स लिखे थे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ आंसर्स पढ़े भी थे, जैसे कि आई थिंक मुनीम कुमार है, आकांक्षा का आंसर था। देन इसके अलावा गगनदीप कौर ने भी कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स, सबने बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखा था, बट एवरीवन हैज़ रिटन समथिंग। कुछ कुछ आंसर ज़रूर आप लोग लिख रहे थे, एंड दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ अ स्टार्ट। एटलीस्ट स्टार्ट आपको करना, उसके बाद सब कुछ काम आसान हो जाएगा ना, बट स्टार्ट यू हैव टू डू। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स की अलग अलग कंटेंट जो इम्पोर्टेंट था आया है, रेलिवेंट है, वो डिस्कस कर लेता हूँ। कल 9 अगस्त था। आप सबको पता होगा कि 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना जाता है ना। तो बात कर लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942। बॉम्बे सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वहाँ से इसका डिक्लेरेशन हुआ था। द मूवमेंट डिमांडेड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो मूवमेंट था उसने एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया डिमांड किया था, ठीक है ना। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, सिंस द मूवमेंट वाज हेल्ड इन अगस्त, इट वाज आल्सो नोन एज द अगस्त क्रांति ऑन द और द अगस्त मूवमेंट।
एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो नारा दिया था, डू और डाई, द डू और डाई स्पीच वॉज गिवन, एंड महात्मा गांधी ने इसको कहा था, एवरी ईयर द डे इज सेलिब्रेटेड बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स हु लेड their lives for the country during the Quit India movement. And this movement began on 8th August 1942 with its foundation being laid back in 1939 when the Governor General of India was Lord Linlithgow. तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो लॉर्ड लिंगलिथगो द्वारा ही रख दी गई थी. एक्चुअली में 1942 में आप सबको याद होगा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स मिशन आता है ना. क्रिप्स मिशन जब आया, क्रिप्स मिशन का फेलियर जब होता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ. 1942 का जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग रीज़न फॉर दिस. जुलाई 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास होता है. वार्धा कॉन्फ्रेंस होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वार्धा कॉन्फ्रेंस. ये जुलाई 1942 में ही डिसाइड हो गया था, ठीक है ना. महात्मा गांधी ने अपना स्पीच दिया था गोवलिया टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है इसको, 8 अगस्त 1942 को. एंड 9 अगस्त को उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड पुणे के आगा खान पैलेस में इनको रखा गया था, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू एंड सेक्रेटरी महादेव देसाई के साथ, ठीक है ना, पुणे के आगा खान पैलेस में. And many other senior members of the Indian National Congress were arrested during this time. जवाहरलाल नेहरू हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, and they were kept at the यरवदा जेल. इनको यरवदा जेल में रखा गया था. ये भी पुणे में ही है यरवदा जेल, अगर आपने देखी हो तो दैट इज़ ऑल्सो देयर ओनली, वहाँ रखा गया था इनको, ठीक है ना. अरुणा असफ अली, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, अरुणा असफ अली, शी होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट मुंबईज गोवलिया टैंक मैदान. तो शी होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट मुंबईज गोवलिया टैंक मैदान, अरुणा असफ अली, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. कॉजेज ऑफ द मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका पहला रीजन था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट प्रायर परमिशन कंसल्टेशन विद द लीडर्स की परमिशन के बिना इंडिया का इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड वॉर टू में जो करना था, दैट वॉज ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंगलिथगो, उन्होंने जो कर दिया था. सो दैट वॉज द रीजन. सेकेंड वॉज द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन का फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों आपका ये स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ. सो दैट वाज अ वेरी बिग रीज़न फॉर दैट, ठीक है ना. तीसरा जो रीज़न है वो रीज़न है आपका शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़. इस समय पे काफ़ी कमोडिटीज जैसे कि सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, ये सब शॉर्ट पड़ गए थे, इनकी क्वांटिटी शॉर्ट हो गई थी, कम हो गई थी. एंड जब क्वांटिटी शॉर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज़ बढ़ेगा, प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो दैट वाज अगेन रीज़न. इकोनॉमी वॉज शैटर्ड कंडीशन, इकोनॉमी जो थी उस समय शैटर्ड हो गई थी. एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स. तो ग्राउंड मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रहे थे समय, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, ऑल इंडिया किसान सभा बन गई थी, ठीक है ना. तो काफ़ी सारे रेडिकल मूवमेंट्स इस तरह से चैनलाइज हो चुके थे और दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली, है ना. दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिगार्डिंग. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको बता दूं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम सभी जानते हैं. ये स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो एक्ट से बनती है बॉडी. तो ये बॉडी भी एक एक्ट से बनी है, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 31 जनवरी 1992. 31 जनवरी 1992 को बनी थी ये. एंड ये इसका जो एक्ट आया था 1990 में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको बनाया गया है. इनकी जो पहली हेड थी कमीशन की वो जयंती पटनायक थी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोविज़न के बारे में कुछ दिया गया है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा इंट्रिंसिकली अलग से तो नहीं कहा गया है कोई ऐसा प्रोविज़न कि हाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, कि सारे अलग से ये ज़रूर बोलते हैं कि वुमेन के भी राइट्स जो हैं वो इक्वल राइट्स हैं, वुमेन के राइट्स को सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है ना. ये सारी चीज़ें कही जाती हैं. कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का कंपोजिशन देख लेते हैं. तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, एंड दैट चेयरपर्सन विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना. याद रखिएगा, एक चेयरपर्सन विच विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनमें से 5 मेंबर भी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं. एंड दीज मेंबर्स आर बेसिकली फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिसमें कि उनको नॉलेज हो, है ना, ये सारी चीज़ें. दिस शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द वुमेन राइट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू अगेन. सो या these 5 members are to be nominated by the central government from amongst the person of ability, integrity and standing who have experience in law, legislation, trade unionism, management. ये सारी चीज़ें, women rights, women organizations के बारे में सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना. एंड
यहाँ पे एक और चीज़ है कि प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन मेंबर ईच शैल बी फ्रॉम अमंगस द पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब 15 अगस्त आने वाली है ना, आप सब जानते हैं, सब लोग झंडा खरीदेंगे, फ्लैग खरीदेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑनरिंग द नेशनल फ्लैग, ऑनरिंग द नेशनल फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ने भी रिसेंटली सारे सिटीजन से यही रिक्वेस्ट की है कि भैया ठीक है आप लोग 15 अगस्त मनाओ, लेकिन झंडा जो है, जो देश का सम्मान है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट मतलब अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप उसको बल्कि मत खरीदो, दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो कि इंडियन फ्लैग से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है ना। 1971 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। दिस वॉज इनैक्टेड ऑन December 23rd 1971 एंड इट penalizes द डिसिक्रेशन और इंसल्ट टू इंडियन नेशनल सिंबल्स। इंडियन नेशनल सिंबल्स का डिसिक्रेशन या इंसल्ट अगर होता है तो इस एक्ट के थ्रू, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के थ्रू पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है ना। सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का, वो डील करता है विद इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन के फ्लैग या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई मतलब इंसल्ट करता है तो उसको पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है वो इसी एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है ना। आर्टिकल 51A जो है, आर्टिकल 51A आप सब जानते होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये क्लॉज ए में ही मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो पहली ड्यूटी है ना, वो यही बोलती है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इन क्लॉज ए, ठीक है ना। अलावा जो दूसरे प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 3.22 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का 2002 का। तो फ्लैग कोड कब का है? 2002 का है। फ्लैग कोड 2002 का कहता है दिस डील्स विद द लॉज, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस दैट अप्लाई टू द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग, ठीक है ना। तो ये क्या है बेसिकली, the flag code of India 2002 deals with the laws, practices and conventions that apply to the display of national flag. इसमें 3.58 कहता है कि on occasion of state, military या central paramilitary force funerals, the flag should be draped over the bier or coffin with saffron towards the head ऑफ द बियर और कॉफिन। तो जो हेड है कॉफिन का, उसके हेड में उसका जो टॉप होता है वहाँ पे सैफरन आना चाहिए। एंड द फ्लैग शैल नॉट बी लोअर्ड इनटू द ग्रेव और बर्न्ड इन द फायर। इसको जलाया नहीं जाता, ना ही इसको ग्रेव के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है चापिया मिशन। चापिया मिशन के बारे में देख लें तो नासा का एक मिशन है, याद रखिएगा, पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि दिस इज़ अ नासा मिशन। चापिया, दिस इज़ अ नासा मिशन एंड नासा इज़ सीकिंग एप्लीकेशन फॉर इट्स न्यू मिशन जिसको बोलते हैं क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग विच इज़ रिलेटेड टू मार्स। तो क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग ये चापिया मिशन है एंड दिस मिशन इज सेट टू बिगिन इन 2022. It will give 4 successful applicants the chance to live and work in 1700 square feet module that is created by a 3D printer and is called the Mars Dune Alpha. इसको मार्स ड्यून अल्फा में काम करने का मौका मिलेगा 4 लोगों को, ठीक है ना। एंड दिस सिमुलेटेड क्वार्टेट इंक्लूड्स अ किचन एरिया फॉर मेडिकल, रिक्रिएशन, फिटनेस, वर्क, क्रॉप ग्रोथ, टेक्निकल वर्क एंड बाथरूम्स। इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी और ये चापिया मिशन है, क्रू हेल्थ मिशन है बेसिकली। याद रखिएगा क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, जिसमें कि 3D प्रिंटर से मार्स ड्यून अल्फा क्रिएट करके 1700 स्क्वायर फीट मॉड्यूल बनाया जाएगा और उसमें मार्स लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके काम किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखो न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज से आ रही है, आईपीसीसी रिपोर्ट फोरकास्ट अ फ्यूचर ऑफ सीवियर वेदर। तो अब जो आईपीसीसी का कहना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंडिया वाले रीजन में, साउथ इंडिया वाले रीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा बारिश क्रिएट करने वाला है।
एक्चुअली इनका ये कहना है, आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन ओशियन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, दूसरे ओशियन से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता जा रहा है। एंड ये रीज़न रहेगा कि जो हीट वेव्स रहेंगे एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहेंगी, हीट स्ट्रेस रहेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट रहेगा इस इंडियन ओशन वाले रीजन में, स्पेशली जो साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इस रीजन में। बोथ एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज विद इनहैंस्ड इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी ओवर द साउथ ईस्ट एशिया। देखो लिखा हुआ है कि जो एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन है वो दोनों का बढ़ जाएगा। हीट एक्सट्रीम्स हैव इंक्रीज्ड वाइल कोल्ड एक्सट्रीम्स हैव डिक्रीज्ड एंड दीज ट्रेंड्स विल कंटिन्यू ओवर द कमिंग डिकेट्स। मतलब कि हीटिंग जो एक्सट्रीम्स है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे एंड कोल्ड एक्सट्रीम्स जो है वो घटते जा रहे हैं एंड ये ट्रेंड्स और ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। आपको पता होना चाहिए आईपीसीसी के बारे में भी, तो थोड़ा सा मैं आपको आईपीसीसी के बारे में बता देता हूँ। तो वो आईपीसीसी जो है वो उसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, ये यूएन बॉडी है जो कि असेस करती है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एआर निकालती रहती है। इसके पहले 5 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी थी। दिस इज द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईपीसीसी को कौन सी 2 बॉडीज ने क्रिएट किया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब किया था? 1988 में। याद रखेगा, 1988 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसको बनाया था। ठीक है ना। इसका एम क्या है? एम यही है, टू प्रोवाइड द पॉलिटिकल लीडर्स विद द पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट। तो पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट ये प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी चेंजेस या अडेप्टेशन या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आप अपनी बना लो। जैसे अब इन्होंने दे दिया है इंडियन ओशन रीजन के लिए, तो अब हमको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कंपोजिशन आईपीसीसी का देखें तो इसके 195 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके कंपोजिशन में 195 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है ना। आईपीसीसी ने इससे पहले 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स दी हैं 1988 से आने के बाद। ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड 4th जो असेसमेंट रिपोर्ट थी 2007 में आई थी और उसके लिए आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आईपीसीसी को 4th इसकी एआर असेसमेंट रिपोर्ट के कारण नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट विल बी द थीम फॉर इंडिपेंडेंस डे इवेंट। तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे की जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है ना, दिस इज द थीम ऑफ द ये 15 अगस्त। एंड इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए जो बेसिकली जो 75th इंडिपेंडेंस डे की थीम रहेगी वो बता रहा हूँ मैं आपको। 75th इंडिपेंडेंस डे की जो थीम रहेगी वो रहेगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। एंड ओलंपिक मेडलिस्ट इस बार रेड फोर्ट में इनवाइट किए गए हैं। ऑल द ओलंपियंस हु वॉन द मेडल्स एट द 2020 टोक्यो गेम्स हैव बीन सेंड स्पेशल इन्वाइटीज़ फॉर द इवेंट। याद रखेगा, इवेंट के लिए स्पेशल इन्वाइटीज़ को भेज दिया गया है इन जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट थे या मेडल विनर थे। ठीक है ना, याद रखेगा। एंड नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की थीम आप ज़रूर याद रखेगा। मूव करते हैं आगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स या न्यूज़ आए हैं। तो आज का जो पहला एडिटोरियल आया है वो आया है ईरान और सऊदी अरेबिया के रिगार्डिंग। जो उसका मतलब पॉसिबल डिटेंटे है या पॉसिबल जो उनके बीच में किस तरीके से पहले फ्रेंडशिप थी फिर बाद में वो चेंज हो गई, उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल लिखा है। तो इसमें अगर आर्टिकल का हम देखें तो पर्शियन गल्फ के बारे में पहले ऑथर बताते हैं कि 1970s के अर्लियर स्टेज तक, 1970s की शुरुआत तक पर्शियन गल्फ जो थी एक ब्रिटिश लेक थी। पर्शियन गल्फ वॉज अ ब्रिटिश लेक। लेकिन फिर इम्पीरियल विड्रॉल हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेप अप किया। ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स के 2 पिलर थे पहले स्टार्टिंग में। यूनाइटेड स्टेट्स के 2 पिलर थे, एक था ईरान और दूसरा था सऊदी अरेबिया। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स के तब 2 पिलर थे स्टार्टिंग में, ईरान और सऊदी अरेबिया। ठीक है। इसके बाद ओमान ने थोड़ा कोशिश की थी मस्कट कॉन्फ्रेंस करके कि इस प्लान को अबॉर्ट किया जाए, लेकिन उस समय इराक में बाथिस्ट रिजीम थी, है ना। इराक जो था वो ऑब्स्टिनेट था उस समय। सो दैट फ्लाउंडर्ड द मस्कट कॉन्फ्रेंस। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि स्टार्टिंग में जो किंग फैज़ल थे, चाहे सऊदी अरेबिया के किंग फैज़ल देख लो या शाह ऑफ ईरान देख लो, दोनों एक दूसरे से
खुश रहते थे और एक दूसरे को काफ़ी इंटीग्रल बताते थे, ईरान सऊदी पार्टनरशिप की बात करते थे, ठीक है ना। एक्टिव मेंबर्स थे, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो द एक्टिव मेंबर्स ऑफ 5 पावर सफारी क्लब। तो उस समय 5 पावर सफारी क्लब के दोनों मेंबर भी थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं ऑथर यहाँ पे। हामिद अंसारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। तो 5 पावर सफारी क्लब के दोनों मेंबर भी थे। लेकिन 1978-79 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद से जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। तो 1978-79 के बाद आयतुल्लाह खमीनी वाला पीरियड आपको याद होगा। उसके बाद से जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड था वो और ज़्यादा वाइड हो गया और यहाँ पे जो ईरान है उसका बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गया फ्रॉम द सऊदी रीजन, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1981 में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बनती है ना, एंड दिस वाज द एफर्ट टू रीअश्योर द गल्फ़ शेकडम। तो गल्फ़ शेकडम को रीअश्योर करने के लिए गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में बनाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद कई बार अटेम्प्ट्स हुए हैं ज़रूर इनकी फ्रेंडशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। आज तो हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे मतलब के गला काटने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। अगर आपने देखा हो तो जो यमन है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, दिस इज़ द सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन, उसके साथ जस्ट अटैच यहाँ पे यमन है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आती है और इधर साइड आपका ईरान पड़ जाता है। तो यहाँ पे ईरान यहाँ पे जो हाउदी रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करता है और सऊदी अरेबिया उन्हीं से लड़ रहा है। अलग अलग जगहों पे ऐसा ही हो रहा है, चाहे हिजबुल्ला को ले लो, चाहे आप यहाँ हिजबुल्ला ग्रुप को देख लो, वहाँ पे भी ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है और सऊदी उसके अपोजिट ग्रुप को सपोर्ट करता है। हमेशा सऊदी उसके अपोजिट ग्रुप को सपोर्ट करता है। सो दैट इज़ अगेन इशू विच इज़ देयर, और आज यही हालात यहाँ पर हैं। इसके बाद ऑथर ने कई और इश्यूज़ बताए हैं जो कि गल्फ़ रीजन में है। गल्फ़ रीजन में इश्यूज़ आते गए, जैसे कि कतर का इशू आप देख लो। कतर ने वहाँ पे ओपेक कंट्रीज़ से बाहर होने का फ़ैसला कर लिया था, है ना। आपको याद होगा कतर ने बोला कि हमको ओपेक कंट्रीज़ से बाहर होना है और कतर का काफ़ी मतलब बॉयकॉट भी किया। सऊदी अरेबिया ने कतर का बॉयकॉट भी कर दिया था। तो एक तो ये एक टेंशन है जो कि इस गल्फ़ रीजन में ऑलरेडी चल रही है। दूसरा, गल्फ़ रीजन में टेंशन चल रही है यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में। टेंशंस हैव नाउ इरप्टेड बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूएई ने रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है विद द इजराइलीज। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया है यूएई ने, है ना। बहरीन ने भी यही काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो अरब इजराइली कैलकुलस है वो ऑलरेडी ख़राब है और इस कारण से जो गल्फ़ स्टेट्स में जो कैलकुलस है वो भी फ्रेंडशिप का कैलकुलस ख़राब होता जा रहा है। चाहे वो कतर को ले लो, चाहे यूएई को ले लो, चाहे बहरीन को ले लो। तो ऑथर ने ये चीज़ मेंशन की। इसके अलावा अमेरिका में जो लीडरशिप चेंज हुआ है, मतलब कि फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प टू जो बाइडेन, जो पहले रिस्पेक्ट या जो पहले कहना चाहिए कि वो मिलता था सऊदी अरेबिया को, वो अभी इस समय प्रेजेंट रजीम में नहीं है। मतलब जो प्रेजेंट रजीम है वो इतना ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा है टू द सऊदी अरेबिया जैसा कि पहले उनको मिल रहा था। तो दैट इज़ अगेन इशू फॉर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लिए भी एक इशू है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। तो बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको वेस्ट एशिया वाले रीजन के बारे में पता चल गया। यही मेरा एम भी था आपको कि थोड़ा पता होना चाहिए। द शेकी फाउंडेशन ऑफ द लेबर लॉज रिफॉर्म। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि देखो, लेबर लॉज रिफॉर्म के नाम पे गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी जल्दी रश करके अलग अलग कोड्स ला दिए। कोड ऑन वेजेस ला दिया, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन ला दिया, ये सब ला दिया। लेकिन आज भी जो इशूज़ हैं, जो मैटर्स हैं, जो लेबर्स के इशूज़ थे, वो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। इसके बाद ऑथर ने बोला कि कोर्ट ने कई डायरेक्टिव्स दिए हैं, वो भी अभी तक पूरी तरीके से ग्राउंड में एप्लीकेबल नहीं हुए। जैसे कि ONOR यानी कि वन नेशन वन राशन का स्कीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि भैया आप लोग ये चीज़ करो कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी हो वो अपने राशन कार्ड से उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ अभी फुल फ्लेज्ड तरीके से नहीं एप्लीकेबल हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी वो थी नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विच वॉज टू बी डन बाय 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 तक ये करना था। तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। रश जरूर कर रही करने के लिए नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, बट अभी तक ये चीज़ भी हुई नहीं है। तो ये नेशनल डेटाबेस होना जरूरी है। इसके अलावा जो वन नेशन वन राशन जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव वो भी करना ज़रूरी है। दीज आर द टू थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा जो ऑथर ने बोला है
है वो एक तीसरा इशू ये बोला है कि कोड ऑन वेजेस आ गया था अगस्त 2019 में, इनैक्ट हो गया था, लेकिन मार्च 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई मतलब एडवाइजरी कमेटी नोटिफाई ही नहीं की, मतलब 2 साल ऐसे ही डिले हो गए। वेजेस का कोड आ गया 2019 में, पर उसके बाद 2 साल तक आप वेट करते रहे उसकी एडवाइजरी कमेटी बनाने में, ठीक है ना। फिर आपको और टाइम लग गया, 4-5 महीनों का टाइम लग गया फॉर एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1-2 महीने और बीत गए फॉर अनाउंसिंग द वेज इंडेक्स। तो मतलब इतना ज़्यादा ऑथर कह रहे हैं कि डिले हो रहा है काम, बिना किसी मतलब के काम बस डिले होता जा रहा है। एंड गवर्नमेंट अभी भी क्लूलेस है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी मिनिमम वेजेस को, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। ऑथर ने एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो है मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहे हैं, पहले भी काफ़ी होते रहे, इवन इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। 32 मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं बिटवीन मई टू जून, मतलब कहना चाहिए कि 32 एक्सीडेंट तो मई से जून के बीच में हो गए, विच हैज़ किल्ड ऑलमोस्ट 75 वर्कर्स। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न है। एंड एक रिपोर्ट आती, क्रश्ड नाम की एक रिपोर्ट आती, क्रश्ड CRUSHED, क्रश्ड नाम की रिपोर्ट आती है जो कि बताती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होते हैं इन सब चीज़ों में। तो काफ़ी ज़्यादा एक जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है वो एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेव कंसर्न है, और उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। दैट इज़ वॉट ऑथर हैज़ मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑथर ने वही बताया कि जो कोविड के बाद है विड्रॉल, और मतलब कोविड के बाद जो रहा है, काफ़ी वर्कर्स विड्रॉ कर गए हैं इस वर्कफोर्स से, लेबर मार्केट से। अर्निंग काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, एंड इनइक्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी बढ़ गई है। एंड द नॉन स्टैट्यूटरी फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस हैव रिमेन्ड अ मेगर 178 रुपीज़। तो ये देखो ये हालात हैं, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लेबर्स इन इंडिया, एंड ये चीज़ें सुधरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऑथर ने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द लीगल विजिबिलिटी टू मिलियंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड माइग्रेंट वर्कर्स। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट यहाँ पे फेल की है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी लीगल विजिबिलिटी नहीं दिखाई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है अनऑर्गेनाइज्ड एंड माइग्रेंट वर्कर्स को जिनको लगे कि हाँ भाई लीगली अब वो मतलब कि ये राइट्स के हकदार हो चुके हैं। दूसरा, डिस्पाइट द गैजेटिंग ऑफ 4 कोर्ट्स तो गैजेट कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी एज ओल्ड लॉज ही फोर्स में है, मतलब अभी भी कोई नई चीज़ ऐसा नहीं हुई है कि उनका कोई जो इशू सॉल्व हुआ हो, या पुराना कोई जो मैटर था वो लेबर्स का सॉल्व हो गया हो। तो कुल मिलाकर के वही वाली बात है कि लॉज ऑन पेपर तो ज़रूर आ गए हैं, लेकिन जो अभी भी उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अगला जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। अब यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक जो बात है, यहाँ पे किया गया है कि जो प्लास्टिक्स वेस्ट है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, और अभी गूगल की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था क्लोजिंग द प्लास्टिक सर्कुलरिटी गैप। उसमें ये कहा गया था कि लगभग 7.7 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली 20 साल में आने वाला है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 16 टाइम्स द वेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन का 16 टाइम्स ज़्यादा वेट का प्लास्टिक वेस्ट होगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका? जो सोल्यूशन ऑथर ने यहाँ बताया वो है प्लास्टिक पैक्ट। जो सोल्यूशन बताया वो क्या बताया? प्लास्टिक पैक्ट मॉडल। तो ये प्लास्टिक पैक्ट मॉडल क्या है? इट इज़ द सोल्यूशन दैट इज़ एक्टिव इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, जैसे कि यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये फोर्स में है, एंड नाउ इट इज़ बीइंग ब्रॉट इन इंडिया बाय CII, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, CII, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया, फंड फॉर नेचर इन इंडिया, WWF इंडिया जो है हो गया। तो CII और WWF इंडिया मिलकर के ये प्लास्टिक पैक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक पैक्ट कौन कौन सी 2 बॉडीज़ लेकर के आ रही हैं? CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो गया, और दूसरा WWF इंडिया हो गया। तो ये जो प्लास्टिक पैक्ट मॉडल है ये बिजनेस लेड इनिशिएटिव है विच ट्रांसफॉर्म्स द प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन
फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करता है, प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन्स को चेंज कर देता है फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड द पैक्ट ब्रिंग्स टुगेदर एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन। तो अक्रॉस द चेन सबको एक टेबल पे लाता है, और जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उनकी जो उसको पूरा चेंज करके एलिमिनेट करना प्लास्टिक को, किस तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग को रीयूजेबल बनाना या उसको रिसाइक्लेबल बनाना, ये सारे इसके अलग अलग एम्स हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा जो रिसाइकल का कंटेंट है, प्लास्टिक रिसाइकल कंटेंट है, उसको किस तरीके से आप प्लास्टिक पैकेजिंग में इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पैक्ट के अंतर्गत डिसाइड की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि पहली जो प्लास्टिक पैक्ट है वो कब आएगी या कब होने वाली है, तो पहला जो प्लास्टिक पैक्ट है वो अभी 2000 आई थिंक नेक्स्ट ईयर आने वाला है ना, दैट विल बी नेक्स्ट ईयर फॉर इंडिया। एंड पहला अगर वर्ल्ड का प्लास्टिक पैक्ट पूछा जाए तो फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट वाज लॉन्च्ड इन यूके, 2018 में यूके में लॉन्च किया गया था। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यूके में लॉन्च किया गया था, दैट वाज इन पार्टनरशिप विद द एलन मैकार्थर फाउंडेशन। तो एलन मैकार्थर फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में वो चीज़ हुआ था। इंडियन प्लास्टिक पैक्ट में देखो तो वाइल द इंडियन प्लास्टिक पैक्ट विल बी एक्टिव इन इंडिया, इट विल लिंक ग्लोबली विद अदर प्लास्टिक पैक्ट्स एज वेल। जो इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट होगा ना, वो दूसरे ग्लोबली अलग अलग प्लास्टिक पैक्ट्स के साथ भी लिंकेज में रहेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। So these are the things in this pointer. I think you got clarity regarding that. अब यहाँ पे ग्लेशियर्स के बारे में, जब मैं IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट मैंने आपको बताई ना कि वो आ गई, उसमें ये बताया ग्लेशियर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा श्रिंक करते जा रहे हैं। एंड हिंदू कुश का जो कवर है, स्नो कवर है हिंदू कुश रीजन का जो है हिमालयन रीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। द हिंदू कुश स्नो कवर इन हिंदू कुश रीजन हैज़ डिक्लाइन, एंड दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू एक्ट, दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू एक्ट। एंड 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कि ज़ीरो कार्बन एमिशन होने की ज़रूरत है। दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, NSD टू होल्ड फेस्टिवल ऑन फ्रीडम फाइट्स। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो रहेगा वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। दे विल बी होल्डिंग फेस्टिवल्स ऑन फ्रीडम फाइट एंड ऑल, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पे NSD के बारे में आपको बता दूँ, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, फोरमोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये वर्ल्ड का। 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। वन ऑफ द फोरमोस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने आपको कहा 1979 में ये 75 में ये इंडिपेंडेंट बन गया। स्टार्टिंग में जब 1959 में बना था तो ये संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत बना था, लेकिन 1975 में ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट बन गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन 2005। 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ट्राइबल्स इन राजस्थान सीक मोर पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो ट्राइबल्स हैं राजस्थान के, वो ज़्यादा पंचायत एरियाज मांग रहे हैं शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे हैव बीन स्पीयर हेडिंग अ मूवमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। एक सेपरेट स्टेट के भी डिमांड कर रहे हैं भील प्रदेश के नाम से, जो कि कार्व आउट किया जाएगा फ्रॉम द ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इशू जो है ये स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, बट ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बस इस इशू के बारे में, भील प्रदेश के बारे में। ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ से डिमांड उठी है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, ₹11,000 करोड़ फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल। तो प्राइम मिनिस्टर ने 11,000 करोड़ दिए हैं फॉर न्यू मिशन टू इंश्योर द सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल। और ये जो एडिबल ऑयल के ऊपर मिशन है इसको बोलते हैं NMEOP, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, दिस इज़ द मिशन। एंड ये इसके लिए 11,000 करोड़ निकाले गए हैं ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फॉर द एडिबल ऑयल एंड ऑल। तो इसको याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। एक लास्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वोंट इंटरवीन इन CCI प्रोब। तो CCI के बारे में आपको बता दूँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट आया था, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ इंडिया आया था 2002 का,
उसके अंतर्गत इसको 2003 से बनाना शुरू कर दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये बेसिकली देखता है कि जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो कंपटीशन के लॉज को फॉलो करें, लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करके रहें, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करें, अनड्यू बेनिफिट ना प्रोवाइड करें या चीप ट्रिक्स ना इस्तेमाल करें ताकि दूसरे मोनोपोली बनाने के लिए। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। अब सीसीआई का जो फॉर्मेशन है वो 2003 में स्टार्ट हो गया था, 2009 में ये इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था। तो दैट इज़ अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर। 2009 से इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।